4 साल में मैंने 1 रुपया नहीं दिया दुबई गवर्नमेंट को, 1 रुपया, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने। चाहे मैं उनकी रोड्स यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं उनके मॉल्स यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं सब कुछ यूज कर रहा हूँ, आज तक मेरा 1 रुपया कट के नहीं आया। मैंने जो कमाया वो मुझे मिलता है। इंडिया से क्या अलग लगता है आपको दुबई में? आपके पास सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं दुबई के अंदर? सबसे ज़्यादा डिमांड जो आती है वो आती है कि हमें 1.5 से 2-3 करोड़ के बीच में कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिला दो लफ के जिससे हमें पहले दिन से किराया आने लग जाए। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर मैं इंडिया में लेता हूँ 30 लाख रुपए हुआ। अब मुझे वही 30 लाख रुपए कमाने के लिए दुबई में सिर्फ 4 करोड़ लगाने, तो 12 साल लगेंगे, 1 साल में 1 करोड़ कमा रहे हैं, 4 साल लगेंगे और उसी इनकम पे पहुंच रहे हो आप। सो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में क्या आएगा और जहाँ से किराया आएगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। मैं कन्विंस हो रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे कि दुबई में रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो शायद आपके पार्टी में केटरिंग वाला आता है ना, आप इमेजिन भी नहीं करोगे उसकी प्रॉपर्टी दुबई में। क्या हो? आप जिससे कपड़े खरीदने जाते हो आपको पता भी नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी दुबई में। तो ऐसे ऐसे लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है जस्ट बिकॉज उन्होंने हिम्मत करी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको भी पता है ये माइंडसेट का खेल है। 500 रुपये की SIP भी वही करता है जिसको क्लियर होता है कि करनी है। कमा तो सब रहे 10,000 रुपये, लेकिन 500 रुपये निकालता कोई नहीं जेब से। करेक्ट है। दुबई से रिलेटेड आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या दुबई में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से? अगर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे क्या पोटेंशियल है? क्या हमारा पैसा इन फ्यूचर मल्टीप्लाई हो सकता है, ग्रो हो सकता है? दुबई अगर शिफ्ट होते हैं तो टैक्स कैसे बचेगा? नई अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं? क्या यहाँ पर दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं या नहीं है? दुबई से आप अगर काम करके पैसा बनाना चाहते हो, दुबई में इन्वेस्ट करके अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, या फिर आपको दुबई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उसे क्लियर करना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दुबई रियल एस्टेट। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है, बहुत यंग हैंडसम चार्मिंग वन एंड ओनली मिस्टर लवकेश सोलंकी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सोलंकी साहब? प्लेजर हैविंग यू। मज़ेदार हूँ आपकी तरह। सो आज ये हमारा जो पॉडकास्ट है इसे मैं बोलता हूँ हमारा गो सेल्फ मेड शो। पहली बात तो जो सेल्फ मेड लोग हैं वो आते हैं इस पॉडकास्ट में, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं। सो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सो यू आर फ्रॉम इंडिया राइट? करेक्ट। व्हाट्स योर एज राइट नाउ? 28। आज 28 साल की उम्र में आज आप दुबई में काम कर रहे हो, दुबई को देखते हो। सो इंडिया से क्या अलग लगता है आपको दुबई में? मैंने 2016 में अपनी 12th खत्म कर दी थी। उसके बाद आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, खुद का स्टार्टअप, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इतनी चीज़ें ट्राई करी। हर जगह रिजल्ट की तौर पे मुझे पैसा कहीं नहीं मिला। ओके। मुझे सिर्फ मिली लर्निंग, घर वालों से ताने और सोसाइटी से प्रेशर कि कब कुछ करेगा ताकि तुझे पैसे मिलने शुरू हो। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सिस्टर की वजह से मैं दुबई आ गया 2022 में। और वो बोलते हैं ना कि सही टाइम पर सही जगह पर सही बंदा पहुंच जाए तो काम हो जाता है। 2022 से भी 2026 4 साल हुए हैं। पिछले 4 साल में आई स्टार्टेड माई कंपनी। आई हैव 2200 स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस जिसमें 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं आज। तो अगर मैं 5 साल पहले जाके सोचूं कि मैं यहाँ आऊँगा, मैं कभी नहीं सोच पाता। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ये सोच पाऊँ कि मैं इतना आगे जा सकता हूँ। तो सही शहर, सही पोटेंशियल और सही स्किल सेट अगर मिल जाता है तो आपको ग्रोथ मिल जाती है। तो वो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पर। वहाँ मैं सब कुछ कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पीछे खींचने के लिए लोग इतने तैयार बैठे रहते हैं, इतने गवर्नमेंट के फंदे होते हैं, इतनी सोसाइटी की वो होती है पाबंदी, जिसकी वजह से इंसान कुछ कर नहीं पाता। ओके। बट इस शहर में मैं जब आया, मुझे पहले ही दिन से मोमेंटम दिखा। लोग लगे हुए थे रेस में, लोग काम कर रहे थे। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि एक दूसरे के बारे में बात करे। दे वर टॉकिंग कि हमें क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है इस शहर में। इसके पास वो है, उसके पास वो है, तो मेरे पास कैसे आएगा? तो वो हमेशा से माइंडसेट क्लियर था और वो मोमेंटम की वजह से चीज़ें वर्कआउट करती गई। सो आज आप रियल एस्टेट में लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है, उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हो, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं, ठीक है, वो लोग क्या डिमांड करते हैं दुबई के अंदर? वो स्टूडियो डिमांड करते हैं, 1 BHK डिमांड करते हैं, 2 BHK डिमांड करते हैं, विला डिमांड करते हैं, टाउन हाउस डिमांड करते हैं। डिमांड किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो आती है वो आती है कि हमें 1.5 से 2-3 करोड़ के बीच में कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिला दो लफ के जिससे हमें पहले दिन से किराया आने लग जाए। तो अब यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। सो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में क्या आएगा और जहाँ से किराया आएगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए।
आज 2026 में अगर आप 1.5 से 2 करोड़ का एवरेज लेके चलते हो तो आपको दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? स्टूडियो अगर आप किसी भी लोकेशन में बात करो जो टायर 2 डेवलप लोकेशन है, अर्जान हो गया, जेवीसी हो गया, मोटर सिटी हो गया, फुरजान हो गया, जेवीटी, सिलिकॉन ओएसिस हो गया, ये वो लोकेशंस है जहाँ फैमिलीज रहती हैं। मतलब ये बिजनेस बे, डाउनटाउन, मरीना, जेएलटी, इनको अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितनी भी लोकेशंस है वहाँ आपको 2 करोड़ के अंडर में एक अच्छे बिल्डर का ब्रांड न्यू स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है। ये आप रेडी टू मूव इन बोल रहे हो या ये? दोनों का प्राइस सेम रहेगा, बस दोनों में फर्क क्या होगा, जो रेडी टू मूव इन है उसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि मुझे कौन सा फ्लोर लेना है, मुझे कौन सा व्यू लेना है, उसमें जो रीसेल होगा आपको वही लेना पड़ेगा। और उसमें पेमेंट आपको एक साथ देनी पड़ती है क्योंकि बिल्डर आपको कोई पेमेंट प्लान नहीं दे सकता। जो ऑफ प्लान है उसमें आप चूज कर सकते हो अमेनिटीज किसकी अच्छी हैं, कौन सा फ्लोर लेना चाहिए मुझे, कौन सा लेआउट लेना चाहिए, और उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कौन से। सो 1.5 से 2 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, 2 करोड़, और उसके लिए मुझे प्लान्स मिल गए। करेक्ट। धीरे धीरे पैसा देना है, 3-4 साल में मेरे पास हैंडओवर आ गया। करेक्ट। तो मेरा रेंट कितना आएगा 2 करोड़ के घर से? एक जैसे 2 करोड़ की आप अगर रेडी प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें आपको 6-6.5% का रेंट आ जाता है, यानी 12-13 लाख रुपए आप साल का बना लोगे। अगर वही प्रॉपर्टी अगर आप ऑफ प्लान में खरीदते हो यानी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप प्राइस तो लॉक कर रहे हो 2026 में, आपको पोजीशन मिलेगा 2029 में, और उस प्रॉपर्टी का 2026 में रेंट 13 लाख था, तो बढ़ के तब तक 17-18 को टच कर जाता है। तो अगर आप ऑफ प्लान लेते हो तो वो 8-9% की रेंटल यील्ड बन जाती है आपके लिए, क्योंकि आपने प्राइस लॉक इन आज कर दिया लेकिन आप रेंट 4 साल बाद मांगोगे, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया बाय डिफॉल्ट और आपकी रेंटल यील्ड परसेंटेज बढ़ गई। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5-6 आता है या 8-9 आता है। तो इट डिपेंड्स कि आप एंट्री कब ले रहे हो। अगर आप रेडी में लोगे तो ऑलरेडी किसी बंदे ने 2022 में खरीदा है, वो अपना प्रॉफिट लेके बेच रहा है, अगर वही चला रहा होता रेंट पे तो उसको शायद 9% आ रहा होता, बट उसने क्योंकि एक प्राइस एप्रिसिएशन डाला उसके बाद आपको बेचा है, तो आपकी रेंटल यील्ड कम हो गई है। ओके, करेक्ट। सो आज 2 करोड़ रुपए में स्टूडियो आता है। 1 BHK कितने से शुरू होता है? 1 BHK अगर आप बात करो 2.5 करोड़ से शुरू हो जाता है, यानी 1 मिलियन दिरहम, 950,000 दिरहम से, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। बट कोई एवरेज डिसेंट पूछे मुझसे तो 3 करोड़ 3.2 करोड़ के बीच में अच्छी लोकेशन में अच्छे बिल्डर का आ जाता है, विच इज 1 मिलियन। और यहाँ पे पेमेंट प्लान्स क्या होते हैं? बेसिकली बहुत ज़्यादा मार्केट हो रखा है 1% पर मंथ डेन्यूब का, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करोगे एवरेज निकल के आता है 1% पर मंथ। कुछ उसको हर महीने लेते हैं, कुछ 6 महीने में 6% मांग लेते हैं, कुछ 3-3 महीने में मांग रहे होते हैं। तो एवरेज आपका आता है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो 40 लाख रुपए आपको शुरू में देने होते हैं, जिसके लिए बिल्डर 60 दिन दे देता है। उसके बाद बिल्डर बोलता है कि आपके पास अब 3 पहले कितने देने होते हैं? 40 लाख, मतलब 20% देना होता है प्रॉपर्टी का। अच्छा, 20% दिया। और DLD फीस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 40 लाख DLD वो दिया डाउन पेमेंट, 4% आपका DLD लगता है। ये फ्लैट है, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 8 लाख रुपए की DLD हो गई। इसके अलावा छोटी सी फीस होती है जिसको एडमिन फीस बोलते हैं, जो पेपर वर्क में काम आती है, क्योंकि आपको घर से निकलना नहीं पड़ता, सारा प्रोसेस आपका डिजिटल होता है। तो ये होती है 3,000 दिरहम से लेकर 5,000 दिरहम, यानी लाख रुपए के अंदर। तो आपकी टोटल जेब से जाएगा 49 लाख रुपए अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो, जिसमें आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आप उसके मालिक बन गए। उसके बाद बिल्डर बोलता है आप 1% पर मंथ मुझे देते रहो, विच इज 2 लाख पर मंथ। वो आप देते हो सकता है कि 3 साल दिया आपने तो आपकी जेब से 36% और निकल गया, हो सकता है 4 साल दिया आपकी जेब से 48% और निकल गया, तो 30 से 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपकी पॉकेट से इस तरीके से पे हो जाता है। तो 20 स्टार्टिंग में दिया, 40 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दिया, लास्ट का जो 40 है वो आपको तब देना होता है जब बिल्डर आपको फोन करके बुलाता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी रेडी है, आप चाबी लेने आ जाओ। वो ऑन पोजेशन होता है, जिसको आप मॉर्गेज करा सकते हो बैंक से दुबई के, आप फुल पे कर सकते हो, वरना आप NOC लेके रीसेल भी कर सकते हो, नया बायर उसको पे करेगा। तो एक तरीके से फिर आपने 60 दिया और फिर आपने उसे बेच दिया। 60 दिया, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी हाई हो जाती है, क्योंकि मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। अब 2 करोड़ की अगर 2.5 भी हुई है तो अप्रिसिएशन सिर्फ 50 लाख का हुआ है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 60 पे करके उसको रीसेल कर पा रहा हूँ तो 1.2 पर ही मेरे को 50 लाख का प्रॉफिट मिल गया। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने 2022 में जो अपनी पहली डील करी थी वो मैंने स्टूडियो बेचा था। उस समय INR to AD 20 रुपये चलता था, वो मैंने 4,65,000 दिरहम का बेचा था, विच इज़ 90 लाख रुपए। उसके ऊपर बिल्डर ने पेमेंट प्लान दिया था 52-48। 52 आपको टिल कंप्लीशन देना है, 48 बाद में देना है प्रॉपर्टी में रहते रहते, मतलब आपकी जेब से सिर्फ 52% ही जाएगा चाबी मिलने तक। अब उसकी चाबी मिल चुकी है, अब 90 लाख का था, 52% गया, मोटा मोटा DLD पकड़ के उसकी जेब से 60 लाख रुपए गए। अभी आज करेंसी अप्रिशिएट करके 26 पहुंच गई है। उस प्रॉपर्टी की आस्किंग प्राइस है 6 लाख दिरहम, 1.5 करोड़ हो गया। तो सोचो उसने 60 लाख जेब से दिया और उसको 60 लाख ऊपर मिल रहा है, क्योंकि बिल्डर की तो सिर्फ 48% रह 1.5 करोड़ हो गया तो ऑलमोस्ट 3 गुना, क्या 2.5 गुना से ऊपर हो गया। वैसे 2.5 गुना हो गया, बट आधा पेमेंट उसमें से बिल्डर को चला जाएगा जो पोस्ट एंडोर वाला है। हाँ। तो उसने अपना पैसा डबल कर लिया सिर्फ 4 साल के अंदर। तो इस तरीके की रिटर्न और इक्विटी आपको मिल जाती है जब आप राइट पेमेंट प्लान और राइट प्रॉपर्टी लेते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बेचना मुश्किल है, हर प्रॉपर्टी नहीं बिकती, तो आपको राइट प्रॉपर्टी भी लेनी पड़ती है तो आप उसको बेच पाओ। करेक्ट। तो अब जैसे स्टूडियोज की बात करें, अभी जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, करेक्ट,
उसकी वजह से क्या रियल एस्टेट डाउन हुआ है दुबई का? तो जो डाउन हुआ है, स्पेशली जो दुबई का मार्केट है, वो 50-60% फॉरेन इन्वेस्टर से चलता है। वो लोग जो यहाँ रहते ही नहीं है। अब वो लोग क्या करते हैं, दे यूज टू कम हेयर, दे सी द प्रॉपर्टी, दे लॉक अ डील एंड दे बाय अप। लेकिन मार्च में सारी फ्लाइट्स बंद थी, अप्रैल में बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स थी, मई में बहुत एक्सपेंसिव फ्लाइट्स थी। तो जो उन 3 महीने में जब इन्फ्लो था वो लोगों का इतना कम हो गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डील्स, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे, उनकी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। जैसे मैं अपने बायर्स की बात करूँ, मेरे बायर्स इंडिया से आते हैं, वो 4 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं, 4 दिन मेरे साथ घूमते हैं, 10 प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट में फाइनल करके बुक करके चले जाते हैं। अब मेरे बायर्स आए नहीं 3 महीने। जब 3 महीने बायर्स ही नहीं आया तो मेरा बिजनेस खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। तो उस तरीके के बायर्स ने उस टाइम पर नहीं खरीदा। लेकिन जो बायर का माइंडसेट क्लियर है कि रियल एस्टेट एज अ एसेट लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देता, अगर आपने राइट जगह पे राइट प्राइस पर खरीदा है तो आप 10 साल बाद बेचोगे तो वो आपको लॉस में नहीं देके जाएगा। और दुबई जैसी मार्केट में जहाँ 8% रेंट आ रहा है, तो 10 साल में 80% तो आपने रेंट ही खा लिया उसका, अगर आप सेम रेट में भी बेच रहे हो तो उन लोगों ने खरीदना बंद नहीं किया। मेरे पास ऐसे बायर्स भी हैं जो हर तीसरे महीने में कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, उन्होंने मल्टीपल यूनिट्स भी खरीदे उसी टाइम पर। और दूसरे वो बायर्स जिनके पास कैश रहता है, वो इस समय अपॉर्चुनिटी की तरह आए मार्केट में कि भाई मुझे कैश मेरे पास रेडी है, तुम बताओ क्या कम कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी 6 लाख दिरहम की 4 लाख में दे रहे हो तो बताओ, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ऐसे सीधा कि फुल कैश दे रहा हूँ मैं, और उस टाइम पे खरीद रहा हूँ जिस टाइम पे लोग नहीं खरीदे। तो ऐसे बायर्स बहुत थे मार्केट में। तो अभी भी आ रहे हैं ऐसे लोग? अभी भी आ रहे हैं। डील आ रही है ऐसी? डील डेवलपर्स की तरफ से आती है, ये पहले भी थी, सच बताऊं ये डील्स पहले भी थी। अभी उनको डिस्ट्रेस करके मार्केट किया जा रहा है। एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैं हूँ, एक बिल्डर है जिसको 6 लाख दिरहम का स्टूडियो बेचना है, उसको 5 साल का पेमेंट प्लान देना है अपने बायर को। अब दूसरा बायर बोलता है कि मैं पहले दिन पे कर रहा हूँ, तो बिल्डर को 5 साल का पैसा पहले दिन मिल रहा है, तो वो 20% शुरू में कम कर सकता है, क्योंकि वो पैसा उसके काम आएगा, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेगा, प्रोजेक्ट में लगाएगा, वो उसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आ गई उसकी। तो वो डिस्काउंट नहीं, एक तरीके से आपको रिटर्न दे दिया आपके पैसे के ऊपर, क्योंकि दूसरे बायर्स उसी पैसे को 5 साल में देने वाले थे उसको। तो ये डिस्काउंट्स पहले भी थे मार्केट में, ये मार्केट में बाद में भी रहेंगे। आप बोलोगे भाई लवकेश 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे आज ही पेमेंट करना है पूरा, मुझे नहीं पता आगे मेरे पास 2 लाख रुपये महीने आएगा नहीं आएगा, आज मेरे पास 1.5 करोड़ रुपये रेडी पड़ा है, तो आप 1.5 करोड़ लाओगे तो वो शायद 2 करोड़ की चीज़ आपको 1.5 करोड़ में मिल जाएगी आज भी। तो वो डिस्काउंट्स हमेशा से है और रहेंगे। और जो कुछ पैनिक सेलर्स होते हैं वो हमेशा होते हैं, तो वो आज भी हैं। जो लोग डर गए, जिन लोगों को भरोसा नहीं था, या जिन लोगों का ये था कि हमारे पास बैकअप प्लान है किसी और कंट्री में जहाँ जाके वो रह सकते हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पर सस्ते में बेच के भी एग्जिट लिया है। ओके, तो आपको दुबई के अंदर कौन सा एरिया सबसे अच्छा लगता है रहने के लिए? करेक्ट, रहने के लिए बात करूँ, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो यू शुड टारगेट अ गुड कम्युनिटी फ्रॉम अ टॉप डेवलपर। एमआर हो सकता है, डमैक हो सकता है, शोभा, नशामा, ये वो डेवलपर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ होती हैं। साइज़ की बात करूँ, 1000 एकड़ नॉर्मल साइज़ है कम्युनिटीज़ का। अभी मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वो 1000 एकड़ की, मैंने जिसमें घर खरीदा हुआ है वो 1500 एकड़ की कम्युनिटी, ये नॉर्मल साइज़ है यहाँ पर, मतलब 30,000 फैमिलीज रह रही हैं। कम्युनिटी के अंदर आपको ओलंपिक साइज क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल ग्राउंड है, कम्युनिटी के अंदर बीच है, आपको बीच जाने की जरूरत नहीं है। आपको कम्युनिटी के अंदर हिल्स की बात कर रहे हो क्या? ये डमैक हिल्स, हाँ, वहाँ आपको स्कूल मिल जाता है, आपको होटल मिल जाता है, आपको मॉल मिल जाता है। आपने बीच बोला ना, तो हाँ, मैं काफी देख चुका हूँ दुबई की रियल एस्टेट। करेक्ट। तो दुबई में क्या होता है कि पानी का लोगों को बहुत शौकीन है, लेकिन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल बीच पे जाना इज लाइक 2 घंटे आपको आना जाने में लगेगा। आपने गाड़ी निकाली, आप गए, यहाँ पार्किंग की इतनी टेंशन होती है, 10 मिनट आप 20 मिनट घूमते रहते हो, तब पार्किंग लगाई, तब आप बीच को एंजॉय कर रहे हो। तो डेवलपर्स ने अपनी कम्युनिटीज़ में बीच बनाना शुरू कर दिया, जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप नहीं हो घर पे तब भी आपके बच्चे वाइफ वॉक करके जा सकते हैं और बीच एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है, यू शुड टारगेट टाउन हाउस और विला, चाहे वो दुबई हिल्स में कर सकते हो, आप डमैक हिल्स में कर सकते हो, और आप रेडी देख रहे हो तो। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो आप डमैक आइलैंड्स में कर सकते हो, आप एमआर वैली में कर सकते हो, आप एमआर साउथ में कर सकते हो। अब ये कंपेयर करते हैं, ये आपने नाम लिया दुबई हिल्स का, डमाक हिल्स का। दुबई हिल में एक विला कितने का आता है 4 बेडरूम? आज मैं अगर गुड़गांव में इफ्को चौक के पास प्लॉट लेने जाऊंगा, मुझे 4 लाख रुपए गज से नीचे नहीं मिलेगा। परफेक्ट है, एवरेज प्राइस यही है, मेरे क्लाइंट ने लिया। परफेक्ट है। मुझे 3,80,000 रुपए में दुबई हिल्स में सिर्फ प्लॉट नहीं, बना हुआ विला मिल जाएगा जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने करी हुई है। और सिर्फ विला नहीं, क्योंकि जो मैं इफ्को चौक के पास प्लॉट लूंगा, सामने कचड़ा है, राइट में नाला है, सामने बिल्डिंग बनेगी, क्या बनेगी मुझे नहीं पता, बट जो मैं दुबई हिल्स में लूंगा वहाँ पूरी कम्युनिटी डिजाइन की एक ही बिल्डर ने। उस कम्युनिटी में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है, उस कम्युनिटी में स्कूल्स हैं, उस कम्युनिटी में 1 मिलियन स्क्वायर फीट का पार्क है, दुबई का 2nd बिगेस्ट मॉल है। तो यू कैन कंपेयर की प्राइस गुड़गांव के मुकाबले कहाँ पर। और मैं सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहा आपको, मैं एक सोसाइटी में लिविंग दे रहा हूँ विद अ विला,
तो सब कुछ है। तो यही चीज़ मैं समझाता हूँ अपने तो क्लाइंट्स ये को। 3,80,000 से कैलकुलेट करते हैं? 3,80,000 से करते ठीक हैं। है, जैसे तो- अभी मेरे क्लाइंट ने हाँ, तो 550 गज का विला लिया था। कितने का? 3+3.5 बेडरूम था वो, 3 बेडरूम प्लस मेड्स का 550 गज में बना हुआ अच्छा खासा विला। वो उनको पड़ा 8.2 मिलियन दिरहम का, रफली 21 करोड़ रुपए का। आप सही है। सेम लेने जाओगे आपको 22-23 करोड़ का प्लॉट मिलेगा गुड़गांव, इतने सही कह रहे साइज हो का। तो यही मैं समझाता हूँ कि आप पैसा वही दे रहे हो, बट पैसे के बदले में आपको क्या मिल रहा है ये आपको कंपेयर करना है। मैं DLF में जाके बहुत अच्छा घर ले सकता हूँ, मुझे बेस्ट सोसाइटी मिल जाएगी, मुझे बेस्ट अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी, मुझे बेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाएगा, लेकिन मुझे रोड पे जब मैं निकलूंगा मुझे वही रोड मिलेगी, मुझे वही गड्ढे मिलेंगे, मुझे वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मुझे वही पॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसको DLF नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन जब आप दुबई में एंट्री लेते हो, शहर ऑलरेडी रेडी है, शहर में आपको कमियां निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा, चाहे वो सेफ्टी में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो सफाई में हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में हो, लाइफस्टाइल में हो, लोग जहां घूमने आते हैं वहां का पार्ट हो, और उसी प्राइस में जो आप अपने शहर में देने वाले हो। वहां से आपको घूमने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है जस्ट टू टेक अ एस्केप, क्योंकि आपके बच्चे आप वहां घूमने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, स्कूल्स में आपको लगता है सेफ नहीं है, क्लब्स में आपको लगता है सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो सब चीज़ें नहीं है और रेट सेम है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर इंडियंस टू लिव एंड टू मेक देयर फैमिली अ लिविंग। सो इसे कंपेयर करते हैं, जो ये तो रेडी है, ये ready है, दुबई हिल्स ready है। और जो अब रेडी नहीं है, जैसे आपने बोला डमाक हिल्स 2। टमेगल्स 2 दूर है, बट MR का एग्जाम्पल ले लेते हैं। MR इज बिल्डिंग अ सोसाइटी जिसका नाम है MR ओएसिस। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कहाँ है ये? ये नए एयरपोर्ट से 10 मिनट पहले है और दुबई के सेंटर में आता है। आपको यहाँ से 25 मिनट लगेंगी बुर्ज खलीफा से वहाँ पहुँचने में। MR ओएसिस कम्युनिटी का साइज है 3100 एकड़, और कम्युनिटी के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, सॉरी, कम्युनिटी का साइज है 2100 एकड़ और कम्युनिटी के अंदर 3100 विला है। 2100 एकड़ में सिर्फ 3100 घर बना रहा है MR, मतलब 80% ऑफ एरिया इज कंप्लीटली ओपन। जस्ट फॉर योर नॉलेज, 4 विला रोहित शर्मा, 2 विला सचिन तेंदुलकर, मतलब दिस इज नोन एज द बिलियनियर्स कम्युनिटी ऑफ दुबई, जो राइट नाउ एमिरेट्स हिल्स है। एमिरेट्स हिल्स दुबई की फर्स्ट कम्युनिटी थी जिसको MR ने 2002 में बनाया था। आज वहाँ लक्ष्मी मित्तल का घर देख लो आप, 700 मिलियन दिरहम, मतलब जितने भी बिलियनियर्स आप देख के आओगे यू विल सी कि क्या कौन सी कैटेगरी के लोग दुबई में रहते हैं। सेम चीज़ रेप्लिकेट कर रहा है MR 2026 में, उसी लेवल की कम्युनिटी बना रहा है, मोर ओपन। और वहाँ अगर मैं प्राइस पर स्क्वायर फीट बात करूँ, वहाँ आपको 3.5 लाख रुपए गज में बना हुआ विला मिल जाएगा। अभी बना हुआ है, मतलब बन जाएगा 4 साल में। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा 4 साल का, लेकिन जो उसका प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 3.5 लाख रुपए के आसपास। मॉडर्न डिजाइन होगी, कम्युनिटी ऐसी है, यू कैन इमेजिन कि 3100 घर है सिर्फ 2200 एकड़ के अंदर, तो किस जॉनर के लोग होंगे वहाँ। 8 मिलियन दिरहम इज द स्टार्टिंग प्राइस, यानी 22 करोड़, और हाईएस्ट वैल्यूज 250 मिलियन दिरहम यानी 700 करोड़। तो उस कैटेगरी के लोग उस बिल्डिंग, उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग इतना एक्सक्लूसिव है, बट स्टिल प्राइस 3.5 लाख रुपए गज है। ये हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, आप मुंबई का एग्जाम्पल ले लो। आज वर्ली में आप जाओगे 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट किसी भी टॉप बिल्डिंग का, जो सिग्नेचर बिल्डिंग होगी अच्छे डेवलपर की, ये प्राइस है उसका, जिसको सी व्यू बोलेंगे। सी फ्रंट नहीं होगी वो, क्योंकि वो मुंबई में समंदर किनारे कोई बिल्डिंग नहीं है, या तो बीच में रोड है या बीच है या फिर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, उसके बाद आपको समंदर दिखता है। उसके लिए वो 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। राइट नाउ वी हैव डमैक, बिगेस्ट प्राइवेट डेवलपर है। मैरीटाइम सिटी इज द लोकेशन। सी फ्रंट यानी बिल्डिंग के नीचे उतरोगे तो समंदर सामने ही है आपके, और दे आर सेलिंग ब्रांडेड रेसिडेंसेस। एंड ये पूरी दुनिया में इकलौता फुटबॉल ब्रांडेड रेसिडेंस है, चेल्सी रेसिडेंसेस, एंड दे आर सेलिंग एट 85,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 85,000 रुपीज, अगर आप डॉलर में देखते हो $900। आप ग्लोबली किसी भी शहर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो लंदन हो, कोई भी शहर हो, सी फ्रंट प्रॉपर्टीज जो है स्टार्ट्स फ्रॉम $6,000 दिरहम में बता रहा हूँ। डॉलर में देखोगे तो $2,000 से लेके रफली $5,000 तक जाती है पर स्क्वायर फीट, एंड वी हेयर सेलिंग एट $900। तो दुबई रियल एस्टेट राइट नाउ इन ग्लोबल सिटीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल रियल एस्टेट मार्केट, जस्ट बिकॉज क्योंकि दुबई को सिर्फ 50 साल हुए। व्हेन आई सी हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, इट्स 400 years old। मुंबई 600 साल पुराना है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग, कोई भी शहर उठा लो आप, दे आर एट देयर पीक, जो 200, 400, 500 साल से चले आ रहे हैं। दुबई की 60 साल पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो जो इन्होंने किया ये तो सिर्फ 20 साल का खेल है। जस्ट इमेजिन अगर ये शहर 50 साल तक इसी स्पीड से चलता रहा, दे विल रीच एट सर्टेन पॉइंट जहां कोई भी शहर अभी नहीं पहुंचा, किसी भी लेवल में पीछे नहीं है। सो अब आज अगर कोई आदमी इंडिया से सोचता है दुबई आने की, तो देखो घर लेना, इन्वेस्टमेंट करना, रेंट चलो आ जाएगा। फिर कोई सोचता है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं काम करने के लिए। तो मतलब
एक यूथ, एक यंग आदमी है, करेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ भी आगे प्लान कर रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस और प्रोफेशंस ही कैन गेट इनटू इन दुबई? like for trading, this is one of the most desired hub. ओके, Reason, सारे प्लेटफॉर्म्स लीगल है, नो टैक्स ऑन योर लाइक कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन हो, कोई भी हो. थर्ड, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, यू फील मोटिवेटेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग. आपके ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स है जिसमें सिर्फ ट्रेडर्स रह रहे हैं. एलॉन मस्क इज बिल्डिंग सेपरेट बिल्डिंग जस्ट फॉर ट्रेडर्स, जो JLT में बनने वाला है. इवन यहाँ पर क्रिप्टो को इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि यू कैन बाय ग्रोसरीज, यू कैन बाय फ्यूल, यू कैन बाय एवरीथिंग. आज भी आप गाड़ी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो क्रिप्टो से, बट आने वाले 1-2 साल के अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें भी उससे खरीद पाओगे. व्हेन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सो मच, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लोज टू इंडिया 3.5 घंटे में घर पहुँच जाते हैं. 6 महीने से ज़्यादा यहाँ रहते हैं, पूरे साल ट्रेडिंग करते हैं, पूरा पैसा उनका टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि NRI स्टेटस आ गया उनके पास, कोई टैक्स नहीं है. तो ये एक वो है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ के सेटल होके यहाँ अकाउंट ओपन करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड, जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, अब दुबई में मार्केटिंग इज समथिंग, क्योंकि शहर बन रहा है. सेम चीज समझ लो कि कोई कंपनी बन रही है तो हर प्रोफाइल पे कोई ना कोई रोल खाली होता है जो उसको बड़ा करेगा. उसी तरीके से शहर भी बनना ही शुरू हुआ है. इस शहर में चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो पॉडकास्ट सेटअप हो, सिंपल सी बात है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर्स हो, चाहे आपका कोई सर्विसिंग कंपनी है जिसमें आप कोई क्लीनिंग सर्विस दे रहे हो, आप कोई भी तरीके की सर्विस दे रहे हो, मतलब दिस इज समथिंग जहाँ हर बिजनेस जो अभी उस लेवल पर है जहाँ स्टार्टिंग हो रही है. कौन मास्टर बनेगा, कौन मोनोपोली लाएगा बाद में चल के, वो आपके कंट्रोल में. तो हर इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट हो रही है. आप इजीली आके एक मार्केटिंग करके अपना सही गाइड, मतलब सही डायरेक्शन में काम करके अपना एक नाम बना सकते हो. मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि भाई ये मोनोपोली चली है, मतलब इंडस्ट्री चली गई है, यहाँ एक ही मालिक बैठा हुआ है, एक ही कंट्रोल कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं है. हर इंडस्ट्री बूम कर रही है. किसी को अगर जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट इज समथिंग आज की डेट में हर कोई करने आता है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को पैसा दिखता है, लोगों को सोशल मीडिया पे फेम दिखता है कि बहुत पैसा है भाई इसमें, लोग मस्त जिंदगी जी रहे हैं, रोल्स रॉयस चला रहे हैं, जी वैगन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, कमीशन इतना आता है. तो वो एक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आप उस लायक हो कि उसको कर पाओ तो. क्योंकि आपको एंट्री बैरियर नहीं है, आपसे कोई ग्रेजुएशन नहीं देख रहा, आपका कोई स्किल्स नहीं देख रहा. दे जस्ट सी योर नॉलेज कि आपको कितनी नॉलेज है, आप उस माइंडसेट के बंदे हो या नहीं हो जो सेल्स में काम कर सकते हो. अगर आपको एक बार एंट्री मिल गई और आप सच में काम करने लायक हो, तो इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है. 8 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं किसी भी पढ़ाई में मास्टर्स लेने में. आप इस इंडस्ट्री में 1 साल सीरियसली काम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या पोटेंशियल है. तो आप एक तो हो गया, चलो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. अगर कोई आपके साथ यहाँ पर आगे दुबई में आके काम सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो कैन दे जॉइन योर बिजनेस? तो अभी जैसे यहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. आपको किसी को काम पे रखना है तो आपको वीज़ा देना होता है. अब वीज़ा कॉस्ट इज़ अ हाई कॉस्ट, तो ना तो वो सामने वाला बंदा देने को रेडी होता है, ना कोई कंपनी देती है until or unless it's a permanent employee. करेक्ट. सेकेंड, आप आ भी जाओ, वीज़ा मिल भी जाए, तब भी यहाँ की लिविंग कॉस्ट इज़ मच हायर. करेक्ट. आपको रेंट पे रहने के लिए बेयर मिनिमम भी 50,000 रुपये महीने देना है. ट्रैवलिंग बहुत हार्ड हो जाती है, तो आपका 60-70-80,000 रुपये बेसिक एक्सपेंस है ही यहाँ पे. करेक्ट है. अगर मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो आपके पास 80,000 रुपये का पूल होना चाहिए एवरी मंथ टू फंड योर सेल्फ. तो ये सारे बैरियर्स की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है. Okay. तो इफ समवन हु हैव दैट नॉलेज, हु हैव दैट स्किल्स कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम, तो मोर देन वेलकम है. वी आर हायरिंग. हमारे यहाँ कमीशन बेस्ड जॉब होती है. आपको वीज़ा कंपनी देती है, आपको लीड्स कंपनी देती है, मार्केटिंग कंपनी करवा के देती है. आपका काम होता है जस्ट प्रोजेक्ट्स को रीड आउट करना, अच्छे से समझना और क्लाइंट को केटर करना उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. करेक्ट. अगर आपको लगता है आप ये काम कर सकते हो, आप सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हो सोलंकी प्रॉपर्टीज को, आप ज्वाइन कर सकते हो. सेकेंडली, वी आर बिल्डिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जिसके थ्रू यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट दुबई रियल एस्टेट बाय सिटिंग एट होम. नॉट जस्ट लर्न, यू कैन अर्न ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम of selling real estate without coming to Dubai. Okay. So you will get free trainings, you will get free inventory, you will get free sales manager who will help you to sell real estate. Okay. Not a developer person, क्योंकि developer आपको वही बेचेगा जो उसकी इन्वेंट्री में. But you will get a sales person from my company who will guide you और your client कि क्या लेना सही है और क्या नहीं है. Okay. क्योंकि हमारे लिए पूरी मार्केट ओपन है. मुझे कहाँ से कमीशन 4 आ रहा है, कहाँ से 6 आ रहा है, कहाँ से 7 आ रहा है, मुझे तो हर जगह से आ रहा है. समझ रहे हो? तो मेरे लिए अगर राइट प्रोडक्ट 4 वाला है तो मैं 4 वाला बेचूंगा, क्योंकि वो मैं शायद 4 बार बेच पाऊंगा. तो मेरे पास बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बिल्डर के पास क्या बाउंडेशन होगी, उसको वही बेचना है. उसके लिए वो बिल्डिंग ही बेस्ट है उस सोसाइटी में. वो कंपेयर ही नहीं करेगा साइड वाला ज़्यादा अमेनिटीज़ दे रहा है, कम PSF दे रहा है, उसके लिए वही बेस्ट है. तो वी विल गिव यू अ सेल्स मैनेजर जो हमारी कंपनी में काम करेगा, जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट कर पाए कि राइट क्या और रॉन्ग क्या, और सेम आपके इन्वेस्टर्स को. तो दिस इज समथिंग दैट वी आर बिल्डिंग विच वी विल मेक लाइव इन 2 months. वेरी गुड यार, वेरी गुड. सो फाइनली आप लोगों को, जैसे दुबई की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वाई दे शुड कम टू दुबई,
इन्वेस्ट हेयर, और अगले 5 साल में आप यहाँ पे क्या देखते हो? सबसे पहला अगर मैं इंडिया वर्सेस दुबई ले लेता हूँ, आप एग्जांपल ले लेते हैं 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए मैंने दुबई में वो गुड़गांव में लगाए, मुझे 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल गया। अब साइज़ में मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट आ गया, लेकिन जब मैं उसको किराए पे चढ़ाने जाऊँगा मुझे शायद 40,000 रुपये महीने मिलेगा। करेक्ट है, मैक्सिमम है। तो साल का 5 लाख रुपए हो गया। गवर्नमेंट कुछ लेके जा रही है, नहीं भी लेके जा रही, चलो मैं कैश में काम कर रहा हूँ, नहीं लेके जा रही, 5 लाख रुपए मेरी जिम में आ गए। सेम 2 करोड़ रुपए अगर आप मेरे साथ लगाते हो, मैं कम से कम उस पर 16 लाख रुपए दिलवा रहा हूँ आपको किराए का, 3 गुना हो गई। तो जो इनकम आप वहाँ 1 साल में कर रहे हो, मैं 1 ही साल में 3 गुना करवा रहा हूँ। प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन बढ़ेगी वो, हाँ, तो जहाँ जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं साल का 1 करोड़ कमाता हूँ इंडिया में और मुझे रॉयल्स रॉयस लेनी है, कितने की आती है? 8-9 करोड़ की। 9 करोड़, तो मुझे 9 साल चाहिए। नहीं, वो नहीं चाहिए आपको। अगर 10 करोड़ की रोल्स रॉयस है तो 20 करोड़ कमाने हैं। वही तो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टैक्स देने के बाद लास्ट में वही बच रहा है कि भाई मेरे को 10 करोड़ बचे। वही दुबई में पहली बात तो वो रॉयल्स रॉयस 6 करोड़ की हो जाती है, दूसरी बार आप टैक्स नहीं दे रहे हो। तो आपको सोचो कि आपकी ज़िंदगी में पैसे आप कितने भी कमा लोगे, लेकिन क्या समय कमा पाओगे? जिस सपने को पूरा करने में आपको 6 साल लग रहे हैं, वही सपना आपको दुबई में 2 साल में पूरा हो रहा है। जिस विला को खरीदने के लिए आपको वहाँ 10 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, उतने पैसे दुबई में आप 3 साल में कमा सकते हो। तो आप ईयर्स तो नहीं खरीद सकते हो ना, आपका जो लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है, पैसे आप कितने भी बना लोगे, लेकिन आपको डबल टाइम लग रहा है सेम चीज़ करने में। जैसे मैंने बताया, मैंने वहाँ 7 साल सब कुछ किया, लेकिन पिछले 4 साल से जब से मैं आया हूँ, मेरे पास यहाँ 4 प्रॉपर्टीज़ है। मेरे पास इंडिया में भी लैंड है, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है लैंड में कितना बड़ा एसेट गेन होता है हमारे को, तो लैंड्स मैंने वहाँ भी ले रखी हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की सपोर्टिंग गवर्नमेंट है, एनवायरनमेंट इतना है कि आपको बूस्ट करता है। और 4 साल में मैंने 1 रुपया नहीं दिया दुबई गवर्नमेंट को, 1 रुपया, कोई टैक्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मैंने। चाहे मैं उनकी रोड्स यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं उनके मॉल्स यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मेरा 1 रुपया कट के नहीं आया। मैंने जो कमाया वो मुझे मिलता है। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी इनकम करी नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं इनकम टैक्स का दर्द क्या होता है। लेकिन जिन्होंने पे किया होगा उनको ज़रूर पता होगा। नहीं होता बहुत बड़ा होता है। वही तो कह रहा हूँ, वो मुझे फील नहीं है, लेकिन जो देते हैं उनको पता है कि एडवांस में देना होता है। लो 4 महीने 5 महीने एडवांस में देना होता है। मतलब आप कमा नहीं रहे उससे पहले। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक चेक आना है 31 मार्च को, ठीक है? मान लेते हैं आपको पता है वो चेक आना है आपको, या आपको नहीं भी पता था आपको चेक आना है, ठीक है? तो आपको मान लो 10 करोड़ की इनकम आनी है, 31 मार्च को आनी है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आनी है, करेक्ट है? और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 31 मार्च को। अब सरकार पता है क्या बोलती है? तुम्हें तो पता है तुम्हें इनकम आनी है, अब तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें चलो कितनी आनी है। मान लो अज्यूम कर रहे थे तुम्हें 1 करोड़ आनी है, 10 करोड़, ठीक है, ज़्यादा अच्छा बिजनेस चल गया, तो साल में 3 बार एडवांस टैक्स फाइलिंग होती है। मतलब वो जो आनी है उस पर टैक्स आपको पहले देना है, करेक्ट। और अगर आपको आई थी 31 मार्च को और आपने कहा भाई अगले दिन ही टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार पेनल्टी लगाती है आप पे। मतलब पैसा, अपना ही पैसा लेने के लिए पैसा इंतजाम करके रखना पड़ेगा। नहीं, टैक्स तो देना है। हाँ, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी है, मतलब कि आपने एडवांस में क्यों नहीं टैक्स भरा। वही तो, कि अपना पैसा लेने के लिए मेरे पास पहले से पैसा होना चाहिए। सरकार अज्यूम करती है कि तुम हर महीने कमा रहे हो, आपका बिजनेस कैसा भी हो, सरकार अज्यूम करती है, आप पहले कैलकुलेट कर लो कि आप साल में मोटा मोटा कितना कमाने वाले हो। मान लो आप कहते हो मैं साल में 12 करोड़ कमाने वाला हूं, तो आपको पता है ना 12 करोड़ कमाने वाले हो। सरकार कहेगी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। जबकि आपका मान लो ऐसा बिजनेस है रियल एस्टेट, हमें नहीं पता भाई साल में 1 डील होनी है, 10 होनी है, मुझे क्या पता, मैं तो काम कर रहा हूँ, कितनी भी हो जाए, ठीक है? और वो बंदा कभी भी पैसे डाल दे। तो आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स देना पड़ता है इंडिया में हर क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर मतलब हर 4 महीने के बाद आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप लेट भरते हो या नहीं भरते हो और बाद में आप कहते हो चलो अब दे देता हूँ टैक्स, तो ऐसा नहीं, अब दे देता हूँ, तो जो आपने नहीं दिया उसका आपको सीए कैलकुलेशन के हिसाब से बताएगा कि भाई इतना इंटरेस्ट और इतना टैक्स आपका और निकल रहा है, या भर दीजिए। कहता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। मैं तो अपने क्लाइंट से सुनता हूँ, अब स्पेशली इस कोविड के बाद, इस वॉर के बाद, बोलते हैं लवकेश खत्म हो गया बिजनेस। बोले दिल्ली में जहाँ 40 लाख का धंधा होता था दिन का, अब 4 लाख रुपए का धंधा हो रहा है। इतने परेशान है कि हमारा तो आज बस चले ना, हम आज छोड़ के आ जाए। वो तो बच्चों की स्कूल चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, बिजनेस को एक दिन में बाइंड अप नहीं कर सकते, तो टाइम लगता है चीज़ों में। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मतलब इंडिया में सब कुछ बेकार है, जिसको इंडिया में अच्छा लगता है वो करेगा। मतलब देर आर सम चैलेंजेस जिसे गवर्नमेंट को कैटर तुरंत करना चाहिए। जो मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ, टैक्स पूरी दुनिया में है, दुबई में नहीं है, चलो एक अलग बात है, आपको अपना बिजनेस भी देखना है। बट उसके बाद क्या होता है ना, लाइफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर दिवाली के बाद जीना नामुमकिन है। जो रह रहा है वो मजबूरी में रह रहा है। मतलब मैं अपनी फैमिली को लेकर देहरादून चला जाता हूँ, चलो पहाड़ों पे चले गए, पॉसिबल है आपके लिए, इसलिए सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। किसी का बिजनेस है, किसी का गल्ला है, किसी की फैक्ट्री है, वो आ जाएगा।
सो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि यार एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है, सेफ्टी से लेकर आप मतलब अगर ओवरऑल एक वेलबींग की बात करो तो इंडिया से जो अच्छे लोग हैं वो छोड़कर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, बेटियां हैं, बड़े होंगे। आप अपनी बेटी को बोल सकते हो घर में कि भाई जाके बाहर से फ्रूट लेके आ जा? आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। आपको पता है यार ऐसे जाएगी, कैसा एनवायरनमेंट है, यू ऑलरेडी नो, करेक्ट, इट इज़ नॉट गुड, बट people want safety, security in their life, which I think Dubai is offering, and India should learn from it. बहुत अच्छे लेवल का, आई डोंट नो कि कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आई कम फ्रॉम इंडिया, मैं यहाँ सेटल हुआ 4 साल हो गए। अभी हमें इतनी बुरी आदत हो गई है कि हमारा घर लॉक नहीं होता है, क्योंकि चाबी लेके घूमने से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, शाम को जाएंगे वहीं से खुल जाएंगे। मतलब हमारा घर 24/7 खुला रहता है, विच इज़ समथिंग वेरी रेयर कि आदमी सोच भी नहीं सकता। ऑफिस हमारा कभी लॉक नहीं होता, हम बस गेट फेड के जाते हैं। कोई भी रात को आना है, मीटिंग करने आ सकता है, सुबह आना आ सकता है। दिस इज समथिंग। गाड़ी खड़ी किया, गाड़ी ऑन छोड़ के हम रेस्टोरेंट में चले गए। बाद में याद आया जब लौट के आए 1.5 घंटे बाद कि गाड़ी तो ऑन थी, शीशा नीचे रह गया। मैं आइलैंड ज़्यादा ही पैसे कमा रहा था कुछ नहीं यार, सेफ्टी की वजह से आइलैंड पे गए हम, शीशा नीचे रह गया और वहाँ नीचे लैपटॉप वगैरह भी रखा था। जब लौट के आया तब ध्यान गया कि ये तो मिरर खुला रह गया। एक बार मैं ना सबवे लेने गया, तो ये नारायणा की बात है, दिल्ली में। तो सबवे लेने गया तो बाहर मेरी एक गाड़ी थी, उस टाइम में मेरे को एक फोर्ड फीगो होती थी ग्रीन कलर की। तो मैं अपना फ़ोन ना चार्जिंग पे लगा के चला गया, तो बिल्कुल साइड में लगा के गया। ऐसे ध्यान नहीं था मेरे कि यार चोरी हो जाएगा, ऐसा सोचा ही नहीं। लॉक करके थोड़ा सा वो बस बैटरी से चार्ज होता रहेगा, लगा के छोड़ गया कि यार बिल्कुल 0 बैटरी है। जब मैं आया तो शीशा टूटा हुआ था। वो पहली बार मुझे फील हुआ यार शीशा टूट गया, फ़ोन चला गया। ये सिर्फ फ़ोन के लिए तोड़ दिया, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर बड़ी चीज़ रखी अंदर। हाँ, तो दिस इज। मैं एक दिन टैक्सी में बैठा, यहाँ मेरे एयरपोर्ट्स टैक्सी में छूट गए। अब मैंने ऐप से भी बुक नहीं करी, तो मेरे पास ना तो ड्राइवर का नंबर है, ना मेरे पास गाड़ी का नंबर है। अब कहाँ ढूंढूं मैं? मुझे कुछ नहीं, मेरे को गूगल किया, मेरे को समझ में आया कि आरटीओ को कॉल करना है आपको। मैंने आरटीओ को कॉल किया, उन्होंने मुझसे बस ये पूछा कि आप कहाँ से बैठे थे, कहाँ उतरे और आपने कितने दिरहम दिए। उन्होंने तुरंत ट्रैक किया कि कौन सी टैक्सी उस जगह से उस जगह गई थी और इतने रुपए लिए। टैक्सी वाले का 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि सर आप कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, ना मेरा 1 दिरहम खर्च हुआ, ना मेरी 1 मिनट खर्च हुई, और मेरे एयरपोर्ट मेरे वापस आ गए। और दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। आप दुबई में कहीं भी कुछ छूट जाओगे, वहाँ की अथॉरिटी का नंबर मिल जाएगा, आपको पुलिस चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपके पास वो चीज़ चल के अपने आप आ जाएगी। आपका मन है उस टैक्सी वाले को 20 दिरहम देने हैं, आप दे दो, नहीं तो वो मांगेगा भी नहीं। तो दिस इज समथिंग लेवल ऑफ सेफ्टी कि यहाँ बंदा माइंड सेट ये कि नहीं कर रहा। लोग वही हैं, मैं इंडिया में जाऊँगा, मैं गाड़ी लॉन्ग साइड पर चलाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं चलाऊँगा, क्योंकि यहाँ आते ही वो माइंडसेट बदल जाता है कि चीज़ें तरीके से करनी है, वरना तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, तुम्हारे ऊपर फाइन लगेंगे। तुम उस शहर में हो जहाँ से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तो तुम्हें यहाँ गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब इंडिया में क्या कोई सीरियस लेता ही नहीं, वहाँ भी तो फाइन है, वहाँ भी तो हर चीज़ के ऊपर फाइन है, बट कौन देता है? चढ़ गए तो चढ़ गए, 8,000 हो गए, जब बेचेंगे तब देखेंगे कौन सी मेरे घर आ रहा है। यहाँ अगर गाड़ी आप उल्टी चला रहे हो, कल को उठा के ले जाएंगे 30 दिन के लिए। तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप सही चीज़ों को फॉलो करो, गलत चीज़ों के लिए नहीं, राइट चीज़ों के लिए। तो सेफ्टी इज समथिंग। आप इंडिया की बात कर रहे हो, आप न्यूयॉर्क ले लो, आप लंदन ले लो, आप पेरिस ले रहे हो, लोग वॉच पहन के नहीं घूम सकते, लॉक लगा के घूमते हैं वहाँ पर। आप ट्रेन में जाओगे, कब कौन फ़ोन छीन के ले जाएगा नहीं पता चलेगा, जबकि वो इतने बड़े शहर है, इतने फेमस शहर हैं टूरिज्म के मामले हैं, बट वहाँ भी सेफ्टी नहीं है। आप रोड पे जाओगे, एक तरफ बहुत बड़ा टावर खड़ा है, सामने आप देखोगे लोग रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। ये कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, कल ही क्लाइंट से बात हो रही, वो बता रहा कि भाई एक तरफ इतना चकाचौंध है, दूसरी तरफ लोग रोड पर बैठे हैं और आपको नहीं पता वो क्या खा के बैठा है कि आपके साथ क्या कर दे। तो ये हर जगह, बट यूएई इज समथिंग डूइंग वेरी डिफरेंट कि यहाँ सेफ्टी समथिंग। क्योंकि मैं कितना भी अमीर हूँ अपने शहर में, मैं सेफ्टी नहीं खरीद सकता। मेरे बच्चे सेफ हैं, मैं घर में ही देख सकता हूँ, घर के बाहर मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे पेरेंट्स अगर ज़्यादा सोसाइटी में देख लोगे, हाँ मेरे पेरेंट्स वॉक करने जा रहे हैं, मैं अभी कौन सी न्यूज़ आई थी कि चंडीगढ़ में कहाँ फायरिंग चल रही है, कर्नल साहब वॉक करने जा रहे थे, फायरिंग में चल रही, गोली साइड में निकल के उनको लग गई, वो मर गए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। करेक्ट, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप सोचने में मजबूर रहते हो मैं करता भी तो करता क्या इस चीज़ में। तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि दुबई सेफ नहीं है। दुबई ने कभी किसी चीज़ को ऐसे प्रमोट ही नहीं किया कि हम वॉर फ्री कंट्री हैं। कभी ये तो नहीं बोला कि हमारे ऊपर एक लेयर लग रही है जिसके नीचे कोई मिसाइल नहीं आएगी। इन्होंने हमेशा ये प्रमोट किया कि अगर आप यहाँ रह रहे हो, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स को कोई छू नहीं करेगा, आप फ्रीली रोड पर वॉक कर सकते हो, आपके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप चैन की नींद से सो सकते हो, घर खुला है या बंद है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। दिस इज समथिंग जो दुबई ने हमेशा क्लेम किया, क्लेम करती है और हमेशा करती रहेगी, क्योंकि वो चीज़ है और विच इज समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में सेफ्टी देती है। करेक्ट। वॉर इज समथिंग टेम्पररी चीज़ है, बट लॉन्ग टर्म में आप कितना सेफ हो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितने लोग, हज़ारों लोग हर साल मरते हैं, कितने रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं।
कभी आग लग गई बिल्डिंग में, दिल्ली में कितना बुरा हाल चल रहा है अभी, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी होटल में आग लग गई, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को तब नहीं पता चलता कि जब वो बंदा बनाते हैं, जब वो BCC देते हैं कि भाई आपकी बिल्डिंग रेडी है, तब नहीं पता चलता कि गलत रोड बनाई है, एंट्रेंस बेकार बनाया है, इसमें फायरिंग का कोई प्रबंध ही नहीं है, तब भी तो देख सकता है आदमी। देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। भाई साइन कर दो, ठीक है, इतने पैसे देने, दे जाओ, चले जाओ। तो वहाँ इतनी लाइटली लिया जाता है चीज़ों को कि इंसान की जान की कीमत नहीं है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला था दिल्ली के, ही इज़ वन ऑफ द वॉच ओनर है, वॉच कंपनी के ओनर है। उन्होंने यही बोला कि लवकेश बस जान की कीमत नहीं है वहाँ इंसान की, और यहाँ जान की कीमत है, मुझे बस यही फील हो रहा है, बाकी सब सेकेंडरी है। बट आज मेरी जान की कीमत है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की जान की कीमत है, वो मुझे यहाँ फील हो रहा है। चाहे वो टैक्सी वाले से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड पे चलने वाले लोगों से रिलेटेड हो। मैं कितनी भी अच्छी चला लूँ, सामने वाला आंख बंद करके चला रहा है तो मैं क्या करूँगा उसमें मेरी क्या गलती? तो मैं कितना देखूँ दुनिया को? तो वो चीज़ यहाँ पर हमें फील होती है, जिसकी वजह से आप पेशेंसली, जैसे आपने बोला कि वहाँ सब कुछ बुरा नहीं है, वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है आप बिजनेस करो, गवर्नमेंट चाहती है आप एंटरप्रेन्योर बनो, गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सी चीज़ें इंडिया से शुरू हो, बट उसको सपोर्ट करने में कितना सपोर्ट करती है? करेक्ट। क्रूज हमारे यहाँ है नहीं, क्यों नहीं है? कभी किसी ने नहीं सोचा? हाँ, कभी सोचा नहीं, मैंने भी सोचा कि भाई मैं क्रूज करने के लिए यूरोप ही क्यों जाता हूँ या सिंगापुर ही क्यों जाता हूँ, इंडिया के पास इतना बड़ा मतलब कोस्ट लैंड है, तो क्यों नहीं है क्रूज? हाँ, अभी जैसे 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हमारी पहली सैटेलाइट स्पेस में गई, आज से पहले क्यों नहीं गई? छोड़ो, कोई कंपनी नहीं थी, क्योंकि इंडिया में अलाउड ही नहीं था कि आप अपनी स्पेसशिप बना सकते हो। तो गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं, जैसे क्रूज की बात करूँ तो क्या रूल है कि अगर आप सिंगापुर से क्रूज में बैठ रहे हो, सिंगापुर में माल लोड किया है, दारू वारू लोड किया है, और अगर आप इंडियन ओशियन में आ गए और वहाँ आपने उस बोतल को खोला है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ पर टैक्स ले रही है जिसको ना आपने खरीद बेचा, ना आपके क्रूज पर, ना आपके टर्मिनल पे आया वो क्रूज, लेकिन आप टैक्स ले रहे हो क्योंकि आपके समंदर में वो एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, तो इतने हार्ड एंड फास्ट रूल है कि किसी भी कंपनी ने सोचा ही नहीं कि हमें इंडिया जाना है। क्यों सोचे भाई, जब इतने टैक्स देने पड़ रहे हैं? इंडिया में अगर आप मुंबई से निकल रहे हो क्रूज को, तो आप गोवा पे रोक नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है। अगर आप एक जगह से निकल रहे हो तो आपको सीधे देश से बाहर जाना है, दूसरे टर्मिनल पे आप रोकोगे नहीं, अगर आप इंटरनेशनल क्रूज कंपनी हो तो जब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो कोई बिजनेस कैसे ग्रो करे? ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। छोटे बिजनेस में भी इतना कुछ है, इतने ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं दिल्ली में। मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी दुकान है करोल बाग में, चांदनी चौक में, कर ही नहीं पा रहे बिजनेस, बड़े परेशान हैं। इसकी वजह से वो यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि लवकेश क्या बिजनेस करूँ? मैंने बोला सर आप 5 करोड़ लगाओगे, बिजनेस करोगे, एट दी एंड काट पिटा के आप 10-12% कमाओगे, जिसमें पूरा दिन लगाओगे। आप वही 5 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में लगाओ, आप चैन की नींद घर जाके सो। आपको 40 लाख रुपए साल का ना आए तो आप मुझे कहना। भाई आप बिजनेस से भी तो 10-15% के मार्जिन पे खेलते हो हमेशा, कोई भी बिजनेस उड़ा लो, बस उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर लेते हो बिना इन्वेस्टमेंट के, उसी से निकाल के, लेकिन आपका पूरा दिन जाता है, पूरी एनर्जी जाती है, सब कुछ जाता है। उतना ही पैसा अगर आप रियल एस्टेट में डाल रहे हो, कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन आपको एक एक्टिव इनकम आ रही है जिसकी वजह से आप रिटायर हो सकते हो। और मेरा गोल भी यही कि मैं जब 35 साल का हूँ तो मेरे पास कम से कम 8-10 प्रॉपर्टी हो जिससे लाख रुपए महीने भी आ रहा हो। अब करोड़ रुपए कमाने, 10 करोड़ कमाने वो बाद में देखूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए महीने आ जाएंगे तो मैं रिटायर होकर कुछ भी कर सकता हूँ। वही गोल है, मतलब पैसिव इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट आपका पैसिव इनकम। क्योंकि ये पैसिव इनकम मैं इंडिया में नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर मैं इंडिया में लेता हूँ, 3% आप लगा के चलो तो 30 लाख रुपए हुआ। अब मुझे वही 30 लाख रुपए कमाने के लिए दुबई में सिर्फ 4 करोड़ लगाने, तो वहाँ 10 करोड़ कमाने के लिए 15 कमाओगे, यहाँ सिर्फ 4 ही लगाने और 4 ही कमाने पड़ेंगे। तो 12 साल लगेंगे, 1 साल में 1 करोड़ कमा रहे हो, या 4 साल लगेंगे और उसी इनकम पे पहुँच रहे हो आप। 12 साल में महंगाई भी बढ़ गई, आपकी ज़िंदगी भी निकल गई, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, खर्चे बढ़ गए। तो आपको देखना है आउटपुट सेम है, लेकिन डूइंग ऑफ मतलब जो टाइम लग रहा है वो 3 गुना लग रहा है उसी चीज़ को करने में। तो जिसको जल्दी पैसिव इनकम चाहिए, मैं कन्विंस हो रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे कि दुबई में रहते हैं, मैं कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि 4 साल में मैंने 250 लोगों को प्रॉपर्टी दिलाई है, उसमें 90% इन्वेस्टर्स हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो शायद आपके पार्टी में केटरिंग वाला आता है ना, आप इमेजिन भी नहीं करोगे उसकी प्रॉपर्टी दुबई में। क्या हुआ? आप जिससे कपड़े खरीदने जाते हो आपको पता भी नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी दुबई में। अच्छा। तो ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब एयर होस्टेस, आप फ्लाइट में जाओगे, आपको नहीं पता होगा उसकी प्रॉपर्टी दुबई में। तो ऐसे ऐसे लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है जस्ट बिकॉज उन्होंने हिम्मत करी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको भी पता है ये माइंडसेट का खेल है। 500 रुपये की SIP भी वही करता है जिसको क्लियर होता है कि करनी है। कमा तो सब रहे 10,000 रुपये, लेकिन 500 रुपये निकालता कोई नहीं जेब से। करेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि करना जरूरी क्यों है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन मैं आपको समझा दूंगा कि इंडिया में करना चाहिए या दुबई में करना चाहिए। क्योंकि पैसा पैसा है। पहले हम अपने गाँव से बाहर नहीं निकलते थे। मेरे दादा भाई, जो मैं मथुरा से हूँ, मथुरा के पास जो गांव है वहां से मेरे दादाजी हैं, तो क्या वो महाराष्ट्र में जाके प्लॉट खरीदेंगे? हिम्मत ही नहीं करेंगे, नहीं। कभी ट्रेवल भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी जनरेशन आई तो गांव से हम शहरों में आए, मथुरा, दिल्ली, आगरा, ये सब बसे, क्योंकि एक जनरेशन बढ़ी। अब जब एक और जनरेशन बढ़ रही है तो हम ग्लोबली देखना शुरू कर रहे हैं।
तो ग्लोबल परचेज करने में कोई बुराई नहीं है, आपको बस ये देखना है कि वहाँ के लॉस, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन आपको सपोर्ट करते हो, आपकी प्रॉपर्टी फंसे ना, और जहाँ रिटर्न ज़्यादा है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वही होता है। करेक्ट। इट शुडंट बी बाउंड विद एनी बाउंड्री कि मैं यूपी से बाहर नहीं करूँगा। बहुत लोग होते हैं हमारे जाट में तो कि भाई हमें ना पता, हम ना जाएंगे वहाँ, हमारे यही इलाके में दिलवा दो, तुम्हें जो दिलवाना है। उनका माइंड सेट ही क्लियर नहीं होता। तो दुबई में आज सबसे बड़ा शेयर इंडियंस का, अगर 100 प्रॉपर्टी दुबई में आप देखोगे उनमें 22 प्रॉपर्टीज़ के मालिक इंडियंस ही हैं। सही बात है। लेकिन इंडिया में जितने लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका सिर्फ 1% दुबई में खरीदते हैं, क्योंकि 99% लोगों को या तो पता नहीं है कैसे खरीदनी है, या कोई बताने वाला नहीं है, या फिर उनको ट्रस्ट नहीं होता। वरना छोटा सा पार्ट आता है दुबई तो इंडिया का, वरना इंडिया में बहुत बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है, कितने करोड़ों की डील होती है, ऐसे ही खरीद रहे हैं, कोई खेत खरीद रहा है, एकर्स में ज़मीन खरीदते हैं। तो उन लोगों को बस एजुकेट करना है मुझे कि क्यों आपको मैं नहीं कह रहा सब छोड़ दो वहाँ से, वो आप धीरे धीरे छोड़ दोगे। आज मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं वहाँ से बेच के यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो रेंटल इनकम नहीं बनती है, दूसरा लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, और आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा यहाँ लगाओ, लेकिन अगर आप 2 करोड़ वहाँ लगा रहे हो, आप 1 करोड़ यहाँ लगा के देखो, आपको लगे कि हाँ इस 1 करोड़ से मुझे 2 करोड़ से ज़्यादा फायदा आया है, तो अपने आप 2 से 4 कर लोगे आप। करेक्ट। सारा पैसा थोड़ी बेच के आना, आपको टेस्ट करना है मार्केट को, आप थोड़ा सा लगा के टेस्ट करके देख लो। और अगर आपके पास फंड्स अच्छे हैं, आप एजुकेटेड हो, आप मार्केट को समझते हो, तो पिछले 5 साल का मार्केट पढ़ के देख लो, क्योंकि जितनी देर में आप टेस्ट करोगे उतनी देर में मार्केट और ऊपर भग जाएगा। करेक्ट। जो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो आप पिछला 5 साल उठा के देख लो, 5 साल में कितना मार्केट ने परफॉर्म किया। दुबई में सबसे सस्ता मार्केट है। अगर मैं मथुरा और दिल्ली को कंपेयर करूंगा तो मथुरा मुझे सस्ता ही लगेगा हमेशा। उसी तरीके से मैं दुबई को अगर किसी ऐसे शहर से कंपेयर कर रहा हूँ जो दुबई के लेवल पे ही नहीं है, तो दुबई मुझे लगेगा अरे दुबई तो बहुत महंगा है, दुबई में तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लाखों में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप उसको उस लेवल से तो देखो जिस लेवल पे ये शहर है। आप टॉप 3 में आता है, चाहे वो क्लीनलीनेस में हो, चाहे वो सेफ्टी में हो। आबू धाबी आज की डेट में सबसे ज़्यादा फंड्स होल्ड करता है पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक में दुबई जो पूरे 4th पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में। आप किसी भी कैटेगरी में देख लो, टॉप 10 पे आ चुका है आज की डेट में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ है। और आज नहीं बनी है, 2010 की बनी है, तो 16 साल हो गए। क्या 16 साल में किसी देश के पास पैसे नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, टाइम नहीं था, क्या नहीं था? कर सकते थे ना। आज दुबई फिर से बिल्ड कर रहा है अपना क्रीक टावर, तो खुद ही कर रहा है। पाम जो मेरा 2002 में बना है, न्यूयॉर्क से एजेंट आते हैं, वो कहते हैं हम सोच भी नहीं सकते, मतलब पानी के ऊपर ज़मीन बनी हुई है, वो भी 4 किलोमीटर तक, और आज वो दुबई का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है। अब इतना ही प्रूवन रिकॉर्ड है, तो कोई और देश क्यों नहीं कर रहा उसको कॉपी? क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए आपको। वो माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ हम इसको बनाएंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आज पाम ज्वेलरी भी खुद ही दुबई बना रहा है, जो जुबेरा से डबल साइज का है। तो हर चीज़ दुबई ने जो करी है वो किसी और ने ना तो करने की कोशिश करी, ना कोई करने की कर पा रहा है, और दुबई उन्हीं रिकॉर्ड्स को बार बार तोड़े भी जा रहा है। करेक्ट। तो दिस सिटी इज गोइंग ऑन अ स्पीड विच यू शुड मैच। आपको अभी इसमें सवार हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी ये अफोर्डेबल है। आने वाले 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में ये एस्पिरेशनल सिटी बन जाएगा। जैसे आज टायर 2 सिटी के लिए गुड़गांव एस्पिरेशनल बन चुका है। 5-7 साल पहले इतना महंगा नहीं था, लेकिन जितना बूम 5 साल में आया है, अब वहाँ खरीदना इस सपना। 5-6 करोड़ से नीचे कोई अच्छा 3 बेडरूम मिलता नहीं है। और 5-6 करोड़ रुपए वहाँ की जो बंदा कमा रहा लाख रुपए, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से दुबई में आज आपको 2 करोड़ में एंट्री मिल रही है। जब मैं दुबई आया था तब 1 करोड़ में मिल रही थी। मैंने 90 लाख रुपए का भी घर बेचा था। तो 4 साल में ऑलरेडी वो गैप जो 40-50% बढ़ चुका है। आने वाले 5 साल आप वेट करोगे, ये शहर ग्रो करेगा, क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल सिटी। आप न्यूयॉर्क में 200 स्क्वायर फीट का सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह जो होती है, उसके लिए $1,500 देता है कि स्टूडेंट रहने के लिए, ताकि मैं वहाँ रह के पढ़ाई कर सकूँ। इतनी महंगाई है कि उसको नौकरी भी करनी पड़ती है पढ़ाई के साथ साथ। उससे आधे रेट में आपको यहाँ पूरा स्टूडियो मिल रहा है। तो ये शहर उसी लेवल पर पहुँच जाएगा कि आपको यहाँ रहने के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा कि मैं रहूँगा कैसे। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अपने जो टायर सिटी वाले जो इंडियंस हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बेंगलोर, उनको सोचना चाहिए एसेट लेने का, क्योंकि अभी सेम लेवल पर है। बट शहर सेम लेवल पर नहीं है। तो जिस दिन ये रेट ऊपर जाएंगे, क्योंकि रेट ऊपर जाने रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर लो, कहाँ की रोड्स अच्छी हैं, कहाँ का टैक्सेशन अच्छा है, कहाँ का पॉल्यूशन अच्छा है, कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। आज आप गुड़गांव में हो, लेकिन आपके रूट्स कहीं और के होंगे। आप गुड़गांव क्यों आए? कि आपको लगा कि मुझे वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, मेरी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। तो सेम थॉट आज लोगों का दुबई के लिए। करेक्ट। वो बस और किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहे, वो एक और नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। सो यार, मुझे तो बड़ा मोटिवेशन लग रहा है ये पॉडकास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली लोगों को एक ये विजन लेना चाहिए कि फ्यूचर में वो कहाँ पर अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, किसी को रहना है तो कहाँ रह सकते हैं, काम कहाँ कर सकते हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। मतलब
मैं बोलता हूँ कि कुएं के मेंढक हाँ, बन के वही तो नहीं रह correct सकते। मतलब रीज़न ये है क्योंकि मैं दिल्ली से था। अब आपने बोला आप गुड़गांव क्यों आए, तो मैंने एकदम से सोचा भाई मैं क्यों आया, क्योंकि मुझे उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर लगा। मुझे लगा कि यहाँ पे रहने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर हम देखें तो 3-3.5 घंटे में अगर हम दुबई पहुँच सकते हैं, सो वाई नॉट। मतलब आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग हेयर। सो चेकबुक मंगवाऊँ क्या? करेक्ट। सो थैंक यू। दिस इज समथिंग, क्योंकि आपने जहाँ कई साल गुजारे होते हैं ना, तो मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। नहीं, 100% एक कंफर्ट जोन होता है। बहुत अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चे हैं, उनका स्कूल वहीं है जहाँ हम रहते हैं। अब हम जिस घर में रहते हैं तो घर के साथ ना यादें होती हैं। आपका ना मतलब हर चीज़ फिक्स्ड होता है। आप बेड पे सोते हो, आपको पता है आपकी वाइफ किस साइड सोएगी, Correct. आप किस साइड सोओगे। आप रात में उठोगे तो आपको पता है आपने चप्पल कहाँ रखी हुई है, आप चप्पल पहनोगे। आप वॉशरूम में जाओगे, आपको वॉशरूम में पता है कि सोप किस साइड है। करेक्ट, आंख बंद करके भी हो जाएगा। आप आंख बंद करके भी हो जाएगा। तो आपका ना पूरा घर आपका नपा हुआ रहता है। आपको पता है आपने पजामा कहाँ रखा है, आपको पता है आपने जुराब कहाँ रखी है, आपको पता है आप कहीं नई जगह जाएंगे तो वो थोड़ा होटल जैसा लगता है ना, कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो एक नई जिंदगी बसानी है, तो वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट ज़रूर लगता है। बट फिर अगर आप पर्क्स देखते हो तो फिर वो पर्क्स मैच नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। वो लॉन्ग टर्म में इट्स फ्रूटफुल, बट शॉर्ट टर्म में लगता है सब कुछ ठीक तो चल रहा है। और लोगों को जैसे अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ उसके ऊपर, तो मुझे क्या लगता है कि यार टेंशन हैं डेफिनेटली। आज हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो लोगों को याद भी नहीं कि वो चल रहा है। हाँ, लोगों को याद नहीं है कि वो चल रहा है, बट वो अभी चल रहा है। इट इज ऑनगोइंग वॉर। करेक्ट। एंड दुबई इज नॉट इन अ वॉर। तो दुबई की किसी लड़ाई थोड़ी है। तो इफेक्ट होती हैं चीज़ें बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दिस इज लिमिटेड, और अपॉर्चुनिटी क्राइसिस में ही आती है। अब कोविड का हम बात करते हैं कि काश रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते, काश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, वो काश रह जाता है। हर कोई बस रिग्रेट कर रहा है। सो अभी होता क्या, जब वो कोई क्राइसिस होती है ना, तो उस टाइम पर पैसा निकाला नहीं जाता, तब डर लगता है। बट आज मैं जैसे किसी और से भी बात कर रहा था, तो कुछ ऐसे तुम्हारे पेमेंट प्लान्स है कि 50,000 रुपये महीने में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टूडियोज वगैरह तो खरीदे जा सकते हैं। गाजियाबाद से लेडी थी, वो मेरे पास आई कि लवकेश बस मेरे पास ये 28 लाख रुपए है, इसके बाद मैं 2 लाख रुपए महीने निकाल लूंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। मैंने बोला आप दो तो सही, मैं आपकी प्रॉपर्टी बनवाता हूँ। मैंने बोला 28 लाख आप दे रहे हो, 28 लाख और चाहिए होंगे 2 महीने बाद, चलो वो देख लेंगे कैसे भी करके, कहीं से इंस्टॉलमेंट आप 2 दे रहे हो, डेवलपर को सिर्फ 1.5 चाहिए, हम कर देंगे अरेंज। तो इस तरीके से जब आप इनिशिएट करने की कोशिश करते हो ना कि हाँ मेरे पास इतना है, बताओ क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने एयर होस्टेस का एग्जांपल दिया, तो एक कतर एयर होस्टेस आई थी मेरे पास कि लवकेश मैंने गुड़गांव में अपना फ्लैट बेचा है, 65 लाख रुपए आए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकती, मैं जॉब करती हूँ, 2,000 दिरहम और निकाल लूंगी महीने का, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती। तो मैंने ऐसा पेमेंट प्लान फाइंड आउट किया जिसमें सिर्फ 65-80 देने पड़े हैं, बाकी रेंट से कवर हो जाए। तो जब आप माइंडसेट बनाते हो कि हाँ मुझे करना है, अब आपके पास कोई आए कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, लेकिन मेरी ये लिमिटेशन है, मेरी ये लिमिटेशन है, तो आप बताओगे ना कि कैसे हो सकता है। तो आप ये तो क्लियर करो कि क्यों करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो वो चीज़ बताने के लिए हमें, लेकिन आप माइंडसेट बना के आओ कि हमें लेना है भाई प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर आपको सोलंकी साहब से कांटेक्ट करना है तो नीचे इनका नंबर दे देता हूँ। करेक्ट। डू यू हैव अ नंबर, राइट? हाँ बिल्कुल। सो इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप तो आप कर ही सकते व्हाट्सएप कॉल, इंडियन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। अच्छी बात है कि हमारा दुबई में भी ऑफिस है, इंडिया में भी ऑफिस है। ओके। तो हम प्रेजेंट, और मैं मथुरा से हूँ तो हर दूसरे महीने मैं दिल्ली गुड़गांव जाता रहता हूँ। ओके। तो वी हैव सो मच इनफ्लो कि हम दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई बहुत जाते रहते हैं। करेक्ट। तो अगर आप वहाँ भी मीटिंग करना चाहते हो तो वहाँ भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों को इंडिया के अंदर अगर आप मीटिंग हो सकती है तो बहुत ही बढ़िया है। तो चीज़ों को समझो, प्लान आउट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इनका जो मैं एक जो लिंक्स हैं इनके सोशल मीडिया के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे देता हूँ। यू कैन चेक इट आउट एंड डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई फाइनल मैसेज देना है तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। वही कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक माइंडसेट होता है। अगर आप करने की प्लानिंग करोगे तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, वरना ज़िंदगी तो चल ही रही है, जो आज है वो कल भी होगा, परसों भी होगा। बट आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अगर आप बहुत मेजर जंप देखना चाहते हो तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है, क्योंकि जो आपकी जॉब चल रही है वो 10%, 12%, 13% का इंक्रीमेंट देगी। बट अगर आप पैसिवली कुछ ऐसे एसेट बना लोगे तो शायद कल को अगर आप नहीं भी हो तब भी आपकी फैमिली के पास एक इनकम होगी। कल आपको बिजनेस नहीं करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोविड जैसी फिर से सिचुएशन आ गई, तो आपके पास एक ऐसा एसेट होगा जो आपको किराया देगा, क्योंकि छत सबको चाहिए। वो आपका घर अगर रेंटेड आ जाए तो वो कोविड में भी रेंटेड रहेगा और आपको किराया हमेशा आता रहेगा। और दुबई रियल एस्टेट आज की डेट में मोस्ट
डिजायर्ड रियल एस्टेट है फॉर रेंटल इनकम। आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, बेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इन दिस वर्ल्ड फॉर आरओआई, सबसे ऊपर लिखा आएगा दुबई। क्यों लिखा रहा है? दुबई के शेख ने पैसे दिए क्या? सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ का रियल एस्टेट उस लेवल पर है कि आपको वो रिटर्न्स दे सकता है। तो चाहे आपके पास 50 लाख है, चाहे आपके पास 5 करोड़ है, चाहे आपके पास 50 करोड़ है, जल्दी से कॉन्टैक्ट करो, समझो कि कैसे लोग पैसा बना रहे हैं। 22% इंडियंस दुबई को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पागल नहीं है वो लोग वो नहीं है जिनको पता नहीं है, वो है जिनको सब पता है, इसलिए वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नीचे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जल्दी से कॉन्टैक्ट करो। मिलता हूँ आपसे वीडियो कॉल में। थैंक यू सो वेरी मच।